हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जय श्री राम आप सभी के लिए, हमारे सभी प्रिय छात्रों के लिए जय श्री राम। और दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं कि आज का जो चैप्टर है वो आप देख सकते हैं कि अम्ल तथा क्षार एंड लवण, यानी कि एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षार तथा लवण। आज की क्लास में दोस्तों इसी चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पर आपके लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पूरे कंप्लीट कोर्स को पढ़ाया जा रहा है। चाहे वो है फिजिक्स हो, चाहे वो है केमिस्ट्री हो, आपके लिए सभी जो क्लास हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास जो है कंटिन्यू कराई जा रही हैं और आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि बायोलॉजी को भी एक सीरीज के अनुसार पढ़ाया जाए और बहुत ही अच्छे फैक्ट तथा बहुत अच्छी जो कंसेप्ट होते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि आपके लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकें और वे सारे कंसेप्ट बताए जाएं, वे सारी ट्रिक्स बताई जाएं, अधिक से अधिक ट्रिक्स बताई जाएं, ताकि आप जो हैं किस तरीके से लिख करके एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं। यानी जो अध्यापक आपकी कॉपी चेक करते हैं तो वे किस तरह की कॉपी को बहुत ही अच्छे तरीके से अंक प्राप्त कर पाते हैं। यानी वे किस तरीके की कॉपी होनी चाहिए, किस तरीके का आपका आंसर लिखा हुआ रिटन में होना चाहिए कि जो एग्जामिनर हैं आपकी कॉपी को देखें और आपसे प्रभावित होकर आपकी जो आंसर लिखने की टाइप है उससे प्रभावित होकर के खुश हो जाएं और आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में अम्ल तथा क्षार, इस क्लास को हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और इस चैप्टर की दोस्तों क्लास जो है मैंने आपके लिए बोर्ड पर भी पढ़ाई है, उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। वह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वही उसी की तरह यह भी क्लास है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट उसमें भी मैंने जोड़ करके बताया है और इसमें भी मैं बहुत अच्छे फैक्ट जोड़ करके आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं हर एक उस पॉइंट को पढ़ाऊंगा कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह एक पॉइंट है, जैसे कि साधारण नमक है, इसके प्रयोग देखेंगे, किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, किस तरीके से कॉपी होनी चाहिए आपकी लिखी हुई, कौन सी टाइप होनी चाहिए, कौन सा पॉइंट किस तरीके से जोड़ना है, कैसे हम किसी भी चीज़ को हम जोड़ सकते हैं, किस तरीके से आंसर लिखें, हम किस तरीके से अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके लिए मैं समझाऊंगा, उन सारे फैक्ट को समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कास्टिक सोडा, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम रासायनिक नेम यानी केमिकल नेम से जानते हैं। तो इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं, परीक्षा में किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर हम यदि फैक्ट को उस टॉपिक को पढ़ने के दौरान तैयार कर लें तो अधिक से अधिक जितने भी प्रश्न उस टॉपिक से बन सकते हैं उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत शीघ्रता से सॉल्व कर सकते हैं। आपको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप उस टॉपिक पर जो भी पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लें, समझ लें, जाने, पहचाने और फिर माने। अच्छे तरीके से पहचाने, अच्छे तरीके से जाने और फिर अच्छे तरीके से आप अच्छे तरीके से पहचान करके मान भी जाएंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले समझें, अच्छे तरीके से जान लें, अच्छे तरीके से पहचान लें और बहुत अच्छे तरीके के साथ उस टॉपिक को तैयार कर लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि बहुत बेटर रहेगा। आपको मैं दिखा सकता हूं कि परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे जो टॉपिक होते हैं उन पर किस तरीके से बन जाते हैं, चाहे वह 1 मार्क का हो या फिर 2 मार्क का हो या फिर कहें तो 4 मार्क यानी कि लॉन्ग आंसर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर केवल समीकरण देना है। तो क्या होता है जबकि, कभी कभी ऐसा आता है क्या होता है जबकि, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। तो इसका नाम किस तरीके से पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल को ही समझ लें। गर्म करने पर क्या हो जाता है, क्या प्राप्त होता है। कभी कभी पूछ सकता है कि जैसे ही हम इसको गर्म कर दें, यानी कि तोड़ दें, यानी इसके विखंडन कर दें या इसका अपघटन कर दें, तो इससे जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, वह हमें क्या प्राप्त होता है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, जबकि आंसर वही है। यदि आपको पता है कि गर्म करने पर हमें वह प्राप्त होता है तो वही आप इसमें लिखेंगे। यहाँ पर तो रिएक्शन देना है, तो उस तरीके से आप समझें। आगे क्वेश्चन है, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, रिएक्शन देना है। यहाँ पर भी गर्म किया जाता है। जैसे ही हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह टूटने लगता है, वह विखंडन होने लगता है। जिन जिन पदार्थों से बना होता है वह टूटने लगते हैं।
तो उनका जो विखंडन होता है वह क्या क्या प्रोडक्ट्स देते हैं आपके लिए, क्या क्या उत्पाद होते हैं आपके लिए, तो उन पर भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यह बोर्ड परीक्षा 2020 का प्रश्न पत्र है, इसमें यह प्रश्न आए हैं। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे फैक्ट आपके लिए पढ़ाऊंगा कि जैसे कि कास्टिक सोडा है, इस पर भी बन जाते हैं, खाने का सोडा है। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, इसको समझने के बाद अच्छी तरीके से इसको समझ लेंगे। उसके पश्चात हम देखो, आप देख सकते हैं मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे मैंने पॉइंट तैयार किए हैं आपके लिए, इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा आपके लिए। तो एक नए विजन के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। सिर्फ आप एक छोटा सा कमेंट करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ दोस्तों, कि आप एक थोड़ा सा सपोर्ट करें। और जबकि मुझे भी लगे, यदि आप किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखते हैं, ताकि हम भी देख सकें कि कौन सा छात्र जो है अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहा है और वीडियो जो भी देखता है वह अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई के लिए देख रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वीडियो देखते रहते हैं लेकिन वह रिटेन नहीं करते, याद नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके बारे में अपनी राय रखो। आप कोई भी प्रश्न पूछो, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो दोबारा से उसको रिटर्न कीजिए, लिखिएगा, याद कीजिएगा और पढ़ने के दौरान थोड़ा थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा। जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करें, आपके लिए यह बहुत ज़्यादा सहायक होगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों चैप्टर को शुरू कर लेते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आज का जो चैप्टर है दोस्तों, अम्ल तथा क्षार यानी कि एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, यह चैप्टर है। तो इस चैप्टर में दोस्तों आपको पता है अम्ल क्षारक क्या होते हैं, यानी क्षार और क्षारक में अंतर है, इसको मैं बताऊंगा क्या अंतर है। अम्ल तथा क्षारक के बीच की जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती हैं, उसको भी बताऊंगा। सूचक का मतलब जो सूचना देते हैं, हमें बताते हैं, या हम जिनके द्वारा पहचान कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि यह अम्ल है, यह क्षार है, उन्हीं को कहते हैं सूचक यानी इंडक्टर, जो हमें बता देते हैं कि इस तरीके से पहचान हो सकती है कि यह अम्ल है या फिर क्षार है। उनको सूचक को समझेंगे। पीएच प्रेशर, पीएच मान क्या होते हैं इनके, उसको भी पढ़ेंगे। लवण क्या होते हैं, यानी कि जो साल्ट्स होते हैं, जैसे कि नमक तो एक लवण है, आप सभी जानते हैं, तो लवण है और बहुत सारे लवण हैं, तो उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो लवण के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और अब हम इन क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। क्या है कि रासायनिक यौगिकों को, यौगिक क्या होते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे NaCl नमक है, बहुत सारे कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया का सूत्र होता है, CaCO3 CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब यौगिक कहलाते हैं। सभी रासायनिक यौगिकों को उनके रासायनिक गुण के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण में बांटा जा सकता है। यानी जितने भी यौगिक हैं उनको इन गुणों के आधार पर, यानी रासायनिक जो गुण होते हैं उनको बांटा जा सकता है। कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है, इनमें हम बांट सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये तो जानकारी के लिए है आपके लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अम्ल क्या होंगे, कौन सी यौगिक होंगे जिनको हम अम्ल कह सकते हैं। तो पहला है एसिड्स, क्या है, अम्ल। सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ इसके बारे में, और बहुत ज़्यादा फैक्ट भी है, बहुत अच्छा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके द्वारा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। कौन सा है? अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। क्या हुआ? एसिड्स या फिर एसिडस से हुई है। क्या हुआ? एसिडस या एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है श्योर यानी कि खट्टा। क्या होता है? श्योर यानी कि खट्टा। अम्ल का मतलब क्या होता है? अम्ल खट्टे होते हैं। यह हम अभी प्रॉपर्टीज में भी लिखने वाले हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल का अर्थ जो होता है वह होता है खट्टा, यानी एसिड्स का जो मतलब है खट्टा। यह शब्द जो है लैटिन भाषा से आया है। कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। जब भी आपके सामने अम्ल से संबंधित कोई भी डेफिनेशन आता है या कोई भी रिलेटिव इससे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसके बारे में कैसे लिखेंगे, इसको हम जान लेते हैं। कैसे लिखेंगे? वे पदार्थ या फिर वे यौगिक, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिखेंगे। अपने सेंटेंस को सुमिलित कीजिए, यानी कि अपने सेंटेंस को सार्थक बनाइए। सार्थक का मतलब है जिसका कोई एक अर्थ हो, अच्छा अर्थ होना चाहिए। एग्जामिनर बहुत अच्छे खुश होकर के मार्क देते हैं, और हमारे जहाँ जो ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ते थे उन्होंने इस नियम को अपनाया, उनके अच्छे मार्क आए। तो मैं बस आपसे भी यही कहता हूँ कि आप जो है
एक जो मैं बता रहा हूँ इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इस तरीके से आप जोड़ देंगे ताकि आपकी लाइन जो है 2-1 लाइन अच्छे से लिख जाए। क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी लिटमस पेपर होता है, यदि उसको अम्ल में डुबोया जाए, हमें पता नहीं कि यह अम्ल है कि क्षार है, तो यदि अम्ल होगा, यदि उसको हम उसमें डुबो दें तो वह नीले से लाल हो जाएगा। नीले लिटमस पेपर को यदि डुबाते हैं तो वह नीले से लाल हो जाता है। इसको हमने डेफिनेशन में जोड़ लिया। यह डेफिनेशन साधारण है। कैसी है? नॉर्मल डेफिनेशन है। यह परिभाषा साधारण है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हेनियस, उन्होंने ही एक सिद्धांत दिया है, उन्होंने ही बताया अम्ल के बारे में कुछ अलग तरीके से। तो उनके बारे में समझते हैं। इस तरीके से आप 2 लाइन लिख लेंगे और याद भी रहेगा। तो नींबू, संतरा, सिरका आदि, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, यह जो है बहुत सारे आद अम्ल हैं। तो यह भी क्या है? अम्ल ही तो है। नींबू खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है, तो इस तरीके से ये सब क्या है? अम्ल है। आर्हेनियस क्या कहते हैं हम समझते हैं। वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई H+ आयन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। ये कहते थे कि वे पदार्थ या फिर वे यौगिक जो जल में घुल जाने पर, जल में वियोजित होने का मतलब है घुल जाने पर H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? धन आयन देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी आयन नहीं देते। ये आर्हेनियस के अनुसार था। कभी कभी आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, बहुत सरल है। आगे बात करते हैं। सर, आप कहेंगे कि सर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मैं बस आपसे यही कहूँगा कि अम्ल बहुत प्रकार के होते हैं, कोई इनकी गिनती नहीं है, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसको मैं ये नहीं कह सकता कि 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आयनन के आधार पर बता रहा हूँ। यहाँ पर है आयनन का मतलब जैसे आयन है H+ आयन और H- आयन तो होता नहीं है, लेकिन H+ आयन और कोई भी किसी जो आयन बनता है वो ऋण आयन भी हो सकता है। तो इस तरीके से होता है H+ आयन या कोई ऋण आयन बन जाए। तो आयनन के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कैसा होता है? पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। इस तरीके से समझेंगे। तो अब आप कहेंगे सर प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। प्रबल अम्ल जो प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, 2 प्रकार के अम्ल पढ़ लिए हमने। अब हम समझेंगे प्रबल अम्ल कौन से होते हैं। प्रबल अम्ल के बारे में समझते हैं। बहुत बार पूछा जाता है प्रबल अम्ल की परिभाषा लिखो, इसका एग्जाम्पल भी लिखो। तो 2 नंबर का आता है कभी कभी, या फिर 1 मार्क का भी आ जाता है। तो क्या होता है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं। क्या है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। क्या होता है? प्रबल अम्ल जो होते हैं जल में पूरी तरह से विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल समझेंगे। क्या होता है? उदाहरण इसके HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H बड़ा, C बड़ा, L छोटा। Cl क्या है? क्लोरीन है, H हाइड्रोजन है। कभी गलती ना करें कि इसको C को स्मॉल बनाएं। HCl, Cl संबल है क्लोरीन का, H संबल है हाइड्रोजन का। दूसरा उदाहरण है, प्रबल अम्ल के उदाहरण है। दूसरा है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, जिसको हम क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल भी कहते हैं। सॉरी, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी थोड़ी सी चर्चा नहीं करते। तो चलिए दोस्तों आगे बात समझते हैं। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, यह प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। दुर्बल अम्ल के बारे में आप समझ सकते हैं कि वे अम्ल जस्ट इसका उल्टा है। वहाँ पर पूरी तरह से घुल रहे थे, यहाँ पर पूरी तरह आयनित नहीं होते, यहाँ पर घुलते नहीं है, यहाँ पर विखंडित नहीं होते, यहाँ टूटते नहीं है। कहाँ पर? जल में। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं।
क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। या फिर कहें तो वे अम्ल जिनका जो जल में पूरी तरह से विखंडित नहीं होते या फिर टूटते नहीं हैं, या कहें तो आयनित नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर कौन से हैं, तो यहाँ पर लिखा है उदाहरण में HCOOH, दोनों ही O जो हैं कैपिटल हैं, सभी लेटर जो लिखे हुए हैं कैपिटल लेटर में हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। यही फॉर्मिक अम्ल होता है जो चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, जिसके कारण आपको जलन होने लगती है। जैसे ही चींटी या मधुमक्खी काटती है तो उसके डंक में ऐसा क्या होता है, वह होता है फॉर्मिक अम्ल, तो यह जलन पैदा करने लगता है। तो यह फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चींटियों के डंक में। फॉर्मिक अम्ल, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल यानी कि HCOOH। आगे बात करते हैं CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, जिसका हम सिरका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिरका। CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है। दूसरा है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। CN से होता है साइनाइड और H आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप अब इनको याद करेंगे और 2-4 बार लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और कमेंट जरूर करना दोस्तों साथ ही, यदि इसके बारे में आप थोड़ा सा भी जानते हैं। तो अब हम समझते हैं कि सबसे प्रबल कौन से अम्ल होते हैं, दुर्बल कौन से अम्ल होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह एक बहुत ही विशेष पॉइंट है जिसको थोड़ा सा आपके लिए दिखाने की कोशिश की है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ये क्या है पॉइंट, यहाँ पर लिखा है कि OH, यहाँ पर लिखेंगे क्या है, ग्रेटर देन। आप कहेंगे सर ग्रेटर देन क्यों लगाया है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है से, किससे बड़ा है। ग्रेटर देन का मतलब होता है ग्रेटर माने बड़ा, देन में से। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्रेटर देन बड़ा है किससे, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। OH जहाँ आता है वहाँ पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको पोटास भी कहा जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बड़ा होता है, यानी इसकी जो यह प्रबल अम्ल होता है इससे, यह प्रबल अम्ल इससे है, यह प्रबल अम्ल इससे है, यह प्रबल अम्ल इससे है, यानी इससे ज़्यादा प्रबल अम्ल ये है, इससे भी ज़्यादा ये है और इससे भी ज़्यादा ये है। आप इस तरीके से याद रख पाएंगे। यानी कि NaOH से प्रबल अम्ल कौन है, KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी प्रबल अम्ल यह है, कौन सा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH होता है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो आप कह रहे होंगे कि सर हमें तो याद भी हैं, याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। बहुत सरल है, आपने पढ़ा था, वही परिभाषा में पढ़ा था। क्या होता है अम्लों के गुण, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं, जल में घुल जाते हैं। छोटी सी बात है, यानी साधारण बात है, जल में घुल जाते हैं। अगला है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार क्या करेंगे, लाल से नीला करेंगे। क्षार क्या करेंगे, लाल से नीला कर देते हैं। यहाँ पर अम्ल जो है नीले से लाल करते हैं, किसको, लिटमस पेपर को। कैसा होता है, यदि हम नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो नीले से लाल हो जाएगा। अब बात करते हैं अम्लों की प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। कैसे होती है, करोसिव होती है। ये संक्षारक होते हैं, त्वचा के लिए भी थोड़ा सा नुकसानदायक होते हैं, अधिक इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, संचारक होती है। अब हम बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने समझा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप जान चुके हैं, किस तरीके से इसमें गुण लिखे जाते हैं, और आप भी यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट जोड़ सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। क्या पढ़ेंगे, अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इस तरीके से इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अम्ल क्या होते हैं,
यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि मैं आपको पेपर दिखा चुका हूँ कि कभी कभी परीक्षा में अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पूछा है क्या होता है जबकि केवल समीकरण देना है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि अम्लों की जो रासायनिक अभिक्रिया है क्यों इम्पोर्टेंट है, और यदि आपके लिए याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों बात समझते हैं इसमें क्या कंसेप्ट है। धातु से क्रिया, मैंने पॉइंट को लिखा है इस तरीके से, आप हेडलाइन डालेंगे उसके बाद नंबर 1 डालेंगे, लिखेंगे धातु से क्रिया, यदि आपके लिए लिखने के लिए आता है तो। धातु से क्रिया, अम्ल क्या होते हैं, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस देते हैं। आप कहेंगे सर H लिख दो, क्या वो भी हाइड्रोजन होता है? नहीं, जब तक H2 नहीं होगा वहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं होगी। H का मतलब है वह सिर्फ एक एलिमेंट है जिसको हम हाइड्रोजन कहेंगे। हाइड्रोजन गैस कब कहते हैं? जब यहाँ पर कम से कम H के 2 अणु होते हैं। कितने अणु हैं? सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कितना है? H जो परमाणु है वह 2 परमाणु जुड़ेंगे, कम से कम यहाँ पर H2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन के 2 परमाणु होना आवश्यक है, यानी कि H2। H की मात्रा 2 होनी चाहिए कम से कम, तभी हाइड्रोजन गैस होगी। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि धातु से अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस को देते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि धातु लिया प्लस में अम्ल ले लिया तो बनता है हाइड्रोजन गैस, तो मिलनी चाहिए। यहाँ पर कुछ और भी बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। अधिकांश अम्लों की यही स्थिति होती है जो धातुओं से क्रिया करते हैं और क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। चलिए समझते हैं। अम्लों की प्रकृति को समझ रहे हैं हम। धातु वाले चैप्टर में भी यही आपको पढ़ना है। धातु अम्ल से क्रिया करेंगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसको इसलिए इम्पोर्टेंट बताया जाता है क्योंकि यह जो है 2 चैप्टरों को कवर करती है। रिएक्शन 2 चैप्टरों में इसका विश्लेषण दिया है। क्या है? धातु प्लस अम्ल यानी आयरन धातु को लिया है, यानी कि जिसे लोहा कहते हैं। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले लिया है। इनकी रिएक्शन होने के बाद इजकल टू क्या बनता है? FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड बनता है। आगे देखते हैं सह उत्पाद क्या है? हाइड्रोजन गैस है, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 2 हाइड्रोजन गैस बनी है, आप देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लिया है हमने जिंक। Zn एक धातु है जिसको H2SO4 HCl अम्ल के साथ नहीं लिया है, यहाँ पर लिया है H2SO4 अम्ल के साथ, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है Zn यानी जिंक से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे। सो दोस्तों अब मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप जरूर याद रखें और बहुत अच्छी तरीके से याद रखें। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या है? हाइड्रोजन गैस के लिए परीक्षण, यानी जब भी हाइड्रोजन गैस की पहचान की जाती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है या फिर नहीं, तो उसका परीक्षण कैसे होता है? तो यहाँ पर होता है मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस, इसको यदि जलाया जाए तो पॉप यानी पीओपी की ध्वनि के साथ जलती है। जैसे ही कोई गैस निकल रही है और उसकी पहचान करनी हो कि यह कौन सी गैस है, तो यदि उसको जलाना शुरू कर रहे हैं हम तो वहाँ पर पीओपी यानी कि पॉप की आवाज़ आपको मिलेगी। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। धातु की एक रिएक्शन को पढ़ लिया है कि अम्ल से धातु की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अगली हम क्रिया को समझते हैं। क्या है? यहाँ पर दिया है कि धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कोई धातु होगी उसके साथ CO3 कार्बोनेट लगा होगा। इसी को तो पढ़ते हैं कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये धातु है कैल्शियम कार्बोनेट यह है। तो धातु के साथ कार्बोनेट की जो क्रिया यदि अम्ल से होती है तो क्या बनता है? यहाँ पर लिखा देख सकते हैं आप कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? CO2 गैस देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देते हैं। वहाँ पर हाइड्रोजन गैस दे रहे थे किसके साथ? धातु के साथ क्रिया करने पर। तो धातु के जो कार्बोनेट होंगे उससे अभिक्रिया करेंगे तो CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे। तो पढ़ लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। कैल्शियम क्या है? धातु है, कार्बोनेट उसका कार्बोनेट आप देख रहे हैं धातु कार्बोनेट है। प्लस में अम्ल लिया है, इजकल टू बना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सह उत्पाद में आप देख पा रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल भी बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम जो कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस HCl 2 अणु लिए हैं इसके, यानी 2HCl लिया है। तो इसकी मात्रा से इसका जैसे ही रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल यानी कि H2O, जिसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर लिखा है
प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपके लिए अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, इसी तरीके से आप रिएक्शन देंगे। हिंदी में लिखने के दौरान आप याद रखेंगे कि हेडलाइन ब्लैक पेन से डालेंगे, डेफिनेशन उसमें किससे लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे, और यह बिंदी ही लगाएंगे, ना कोई एरो लगाएंगे ना कुछ लगाएंगे। इन बिंदियों का मतलब अलग होता है, एरो का मतलब अलग होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसको सजाने समझते हैं कि सजा दें इसको, और लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं वह सब समझते हैं यहाँ पर जो पॉइंट लगे हैं इनका अलग मतलब है, और जो बिंदी आगे लगाते हैं यहाँ पर लाइन खींचते हैं उसका मतलब अलग है। नीचे लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे बिंदु लगा करके अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। तो अगला है धातु ऑक्साइड के साथ, यानी धातु का कोई भी ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जिसके साथ हो, धातु के साथ जहाँ पर कैल्शियम अभी कार्बोनेट पड़ा है, धातु के ऑक्साइड होंगे, उसके साथ क्रिया होता है तो क्या बनता है, अम्ल। कुछ धातु ऑक्साइडों, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो आपको यह पता है कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया द्वारा तो लवण ही बनता है, यानी खट्टा मीठा कहते हैं ना, खट्टा मीठा, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षारक जो होते हैं वह कड़वे होते हैं। इनकी अभिक्रिया होती है तो लवण ही बनता है, जैसे कि NaCl क्या है, NaCl इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अम्ल जो है धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड तो क्षारीय होती हैं, तो एक तरीके से अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया हो रही है, इसी कारण क्या बनता है, लवण बनता है, और साथ में जल भी बनता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड 2HCl यानी कि अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन होने के पश्चात मिला है लवण, प्लस में मिला है जल। जबकि यहाँ देख पा रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यह हमें सह उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट है इसके दौरान दोनों ही चीज़ प्राप्त होती हैं। इसका अगला एग्जाम्पल है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम क्रिया करा दें मैग्नीशियम ऑक्साइड से तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, प्लस बनता है जल, यानी कि यह लवण हो गया, यह जल हो गया। तो यही आपने पढ़ा था। अब अम्ल के उपयोग के बारे में समझते हैं। अम्ल के उपयोग जो है दोस्तों हम अगली क्लास में समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, नए फैक्ट के साथ समझेंगे, और किस तरीके से हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, उन सारी कंसेप्ट, उन सभी ट्रिकों को समझेंगे, बहुत अच्छे विजन के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जुड़े हुए आपके भाई बहन फ्रेंड मित्र जो भी हैं, आप उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। आज की क्लास में दोस्तों मैंने आपके लिए पढ़ा दिया है यह चैप्टर जो है मैंने जो पढ़ाया है, इस चैप्टर को हम बोर्ड पर भी पढ़ा चुके हैं, उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल टारगेट विद DKS पर आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सभी क्लास कंटिन्यू चैप्टर वाइज पढ़ाई जा रही हैं, और पूरी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी को NCERT साइंस से पढ़ाया जा रहा है, और बहुत ही अच्छे विजन के साथ पढ़ाया जा रहा है। आप इस बात को खुद देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि बायोलॉजी को आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, साथ ही अपने देश को भी बेहतर बनाएं। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास आपके लिए जल्दी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।